बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज का पहला टॉपिक है वास्तविक संख्या। लेकिन ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुके हैं। प्यारे बच्चों को 3 प्रकार से डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले उन क्वेश्चनों को बताया जाएगा जो शायद पूछ सकता है, और दूसरे प्रकार में हम उन क्वेश्चनों को बताएंगे जो 50% पूछ सकता है, और अंतिम वीडियो के चरण में हम उन क्वेश्चनों को बताएंगे जो 100% इस वर्ष आने वाले हैं। तो वास्तविक संख्या से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये तो आपको मालूम होगा। लेकिन आप जब बोर्ड एग्जाम आ जाता है तो आप ये समझते हैं, बहुत सारे बच्चों की ये दिक्कत होती है कि पता नहीं पहले चैप्टर से कौन से क्वेश्चन देगा इस वर्ष और कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस सभी चीजों का और इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो में है, क्योंकि आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पहले चैप्टर वास्तविक संख्या में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, या यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं तो फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि पहले क्वेश्चन यानी वास्तविक संख्या से कहां से कौन से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आप ये वीडियो देख चुके हैं। आप जब एग्जाम में जाएंगे तो मात्र इस वीडियो का रिवीजन कर लेना है। इस वीडियो में बताए गए जो भी क्वेश्चन है उनका रिवीजन कर लेना है। 100% एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है वास्तविक संख्या पहले चैप्टर से। तो बने रहिएगा हमारे साथ। यदि आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, बने रहिएगा हमारे साथ। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, कि इस वीडियो में वही क्वेश्चन बताए जाएंगे जो क्वेश्चन 100% पूछे गए हैं या जो क्वेश्चन पूछने वाला है। ये 156 का अभाज्य गुणनखंड बताइए, या 1037 का अभाज्य गुणनखंड बताइए, ये 1637 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले तो हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड कहते किसे हैं। तो देखिए, कोई भी संख्या आपको दे दे, कोई भी संख्या क्यों ना दे आपको उसके गुणनखंड करना है। जैसे आप लासा निकालते हैं वैसे गुणनखंड करना। जैसे हम एग्जांपल में लिख लेते हैं 144, ठीक है, 144 को हमको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। और किस विधि से करना है? गुणनखंड विधि से करना है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को 2 टाइप में पूछा जा सकता है। पहला टाइप क्या रहेगा? 144 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, या फिर दूसरा टाइप हो सकता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 144 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 2 प्रकार की हिंदी आ सकती है, घबराइएगा नहीं। तो चलते हैं, अंत तक हम आपके साथ बने रहेंगे यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो, क्योंकि हमारी वीडियो आपके सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक दिन जो वीडियो आएंगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगी। तो इसमें से हमको ज्ञात करना है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि बोले या अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कुछ घबराने की जरूरत नहीं। सबसे पहले इसके गुणनखंड करो, 2 सत्ते हो जाएगा। गुणनखंड तो करना आपको आता ही होगा। 2 सत्ते 14, 0, 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 पंचे 10। अब 35 5 से कटेगा, जैसा कि आप जानते हैं, आप कक्षा 10 में है तो आपको नॉलेज होगा इतना। 5 सत्ते 35 और 7 से काटेंगे तो 7 एक कम, ठीक है। अब यही है आपकी गुणनखंड विधि, यही है आपकी गुणनखंड विधि। और इस गुणनखंड विधि से हमने जो गुणनखंड किया प्यारे बच्चों, तो इतना आप समझिए कि कोई भी संख्या दुनिया की ले लीजिए, यदि आप उसके गुणनखंड कर रहे हैं तो उसके ये जो गुणनखंड आएंगे वो गुणनखंड सदैव अभाज्य होंगे 100%। तो 144 के जैसे कि कहा कि अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो 144 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? 144 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब याद रखिएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 यदि आप रख सकते हैं या फिर आप रखेंगे तो गलत नहीं है क्वेश्चन, और ना ही एग्जामिनर गलत करेगा। लेकिन एक अगर आप लाइन और लिख देते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। कैसे? देखिए, इस गुणनखंड में जो समान संख्या है, जैसे कि यहां पर 2 2 2 बार है, तो इन दोनों की घातों, इन दोनों की ऊपर 1 की घात तो लगी होगी, तो इन दोनों की घातों को हम जोड़ करके यानी 2 की पावर 2 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? बताइए। और गुणे में 5 का बोले तो 5 ही रखेंगे, और गुणे 7 बोले तो 7 ही रखेंगे। अगर आप ऐसे लिख देते हैं, यानी कि जो 1 से अधिक संख्या है उनको घाते के रूप में अगर आप लिख देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। यही है आपका अभाज्य गुणन। उन संख्याओं का हमको लासा और मासा ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लासा और मासा ज्ञात करते हैं इन दोनों संख्याओं का। तो ये 2 संख्याएं हम भी देख लेते हैं क्या क्या है जरा। तो 510 और 92 है, ठीक है। तो 510 और क्या है? और 92 है। इन दोनों संख्याओं को पहले हमें लासा और मासा ज्ञात करना है, ठीक है।
तो लासा और मासा एक ही विधि से हम दोनों ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले अगर आपको लासा और मासा दोनों ज्ञात करना है तो आप पहले मासा ज्ञात कीजिए। देखिए, तो मासा ज्ञात करेंगे तो 510 का पहले मासा ज्ञात कीजिए, गुणनखंड कराइए, और 92 का। तो 2 से 2 दुनिया, 2 पंचे 10, ठीक है, और 2 पंचे 10 हो जाएगा। 5 10 से 11 हो जाएगा, 2 4 5 2 से। अब ये कैसे कटेगा? ये कटेगा हमारे पास 5 से कटेगा, कि 3 से कट रहा है, 3 8 24, 3 से कटेगा प्यारे बच्चों ये। तो 3 से काट देते हैं तो 3 8 24 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। अब किससे कटेगा? ये शायद हमको लग रहा है कि भैया ये 5 से ही कटेगा। तो 5 कम 5 6 7 8 3 5 7 35 17 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो 17 बेचारा यहाँ पर रख गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास आ गए 510 के जो गुणनखंड आए हैं वो आ गए इतने बेचारे, कोई दिक्कत नहीं है, रख देते हैं। अब इसके बाद हम इसके गुणनखंड करते हैं। 2 चौको हो जाएगा, 2 छक्का हो जाएगा, 2 दुनिया हो जाएगा, 2 तिया हो जाएगा, और 2 एकम 2। अरे भाई, इसको हम 23 से ही काटेंगे क्योंकि ये 23 से ही कटने वाला है। तो यानी कि हमारे पास 92 के जो गुणनखंड आ गए वो हमारे पास कितने आ गए भाई? 2 गुणे 2 गुणे और 23। अगर आप एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो एचसीएफ आपने निकाला ही होगा कि भैया जो मिल रहा है उसको रख दो, बाकी सब माया है। यहाँ पर 2 ही मिल रहा है हमको तो 2 ही रख देंगे, यानी एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया प्यारे बच्चों? 2 आ गया। ये है आपका। अब हमें एलसीएम इसी विधि से ज्ञात कर लेना, जैसा कि आपने बहुत सारे बच्चों ने तो किया भी होगा इसी विधि से। कोई नई विधि नहीं है, बस कुछ बच्चों के लिए नई हो सकती है। अब हम दोनों लाइनों में देखेंगे। सबसे पहले हम 2 को देखेंगे, तो 2 देखो दोनों लाइन में है, ठीक है, अच्छी बात। सबसे ज्यादा 2 किस लाइन में है? तो सबसे ज्यादा 2 92 के गुणनखंडों में है। कितने बार है? 2 बार है। तो सबसे ज्यादा अंक किस अंक कितने बार है वही वाले लेने हमको, यानी 2 सबसे ज्यादा कितने बार है? 2 बार है। 3 देखिए तो 3 कितने बार है? तो 3 तो एक ही लाइन में हमको दिख रहा है, वो भी एक ही बार है, तो एक ले लेते हैं। 5 कितने बार है? एक ही बार है। 17 कितने बार सबसे ज्यादा है? तो 17 है हमारे पास आपका एक ही बार सबसे ज्यादा है, 23 हो गया। ये आपके गुणनखंड आ गए। अब इनका जल्दी से एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 5 3 15, 15 दूनी 30, और 30 दूनी 60, 60 बोले तो 0 आ गए, ठीक है। अब हम क्या करने वाले? 70 को गुणा यदि हम 6 में करेंगे तो 6 6 36, 6 7 42 हो जाएगा, हंसी लगेगा 4, 6 4 10 हो जाएगा। अब इसमें हमको 23 का गुणा करना है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 6 4 3 और 2, ठीक है। यानी कि हमारे पास आ जाएगा ये 4 और 3 और 2, यही आएगा ना? हाँ ठीक है, यही आएगा। ये हमारे पास एलसीएम आ गया, ये ठीक रहा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 का गुणा यदि हमने 6 का गुणा कराया इसमें तो 6 6 36 36 42 आया, 42 4 10 हो गया, ठीक है। 3 दूनी 6 हो गया, 0 3 एकम 3 हो गया। इसके बाद 2 का गुणा 2 दूनी 4, 0 4 हो गया। यहाँ पर जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। अब प्यारे बच्चों, अगर हमारा लासा और मासा गए, फिर आगे आप अगर हेडिंग पढ़ रहे होंगे, लाइन पढ़ रहे होंगे, तो कह रहा कि भैया इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या लासा और मासा के गुणनफल के बराबर है? ये हमको चेक करना है, तो चलते हैं चेक कर लेते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए? लासा एलसीएम अगुणे मासा के एचसीएफ के बराबर होना चाहिए। ये हमको चेक करना है, तो चेक कर लेते हैं। दोनों संख्याओं को पहले लिखते हैं। गुणनफल कर रहा है तो गुणन मतलब गुणा कराना है, ठीक है। तो दोनों संख्याओं को गुणा करा लीजिए, ये, और बराबर लासा और मासा का जो आंसर आया है उनका गुणा करा लीजिए। तो क्या आया? 23 46 आया है। तो 23 46 आया है, और 0 गुणे में कितना आया है? 2 आया है, ठीक है। ऐसा बोल रहा है। दोनों संख्याओं को गुणा करा लीजिए, उधर लासा और मासा का गुणा करा लीजिए, देखिए बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। 9 को गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, और इसके बाद नपना 45 हो जाएगा, नपना 45 हो जाएगा। यहाँ पर 4 आ जाएगा। अगर इनका दोनों का कराते हैं भैया, तो इनका कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8 9 हो जाएगा।
3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों कि एल दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारे पास इतना आया है 4692 यानी कि 46,920। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और इन दोनों संख्याओं का जो लासा और मासा आया था ना, उनका भी हमने गुणा कर आया तो 46,992 ही आया। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल वो क्या है, एलसीएम और एचसीएफ के क्या होगा प्यारे बच्चों, बराबर होगा। यही हमको करना था। ठीक है, नया टाइप का क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और एक टाइप का एक ही क्वेश्चन हम इसमें बताने वाले हैं। ठीक है, ये आपका नया टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि भैया एलसीएम यानी कि ये पहली और तथा दूसरी ये दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है ना हमको, तो वो हमको 9 दिया है, अच्छी बात है। और इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है ना वो हमको ना दिया है, तो निकालना है। तो याद रखिएगा इसमें आपको दिया क्या क्या है। इसमें हमको दिख रहा है कि जो दिया है आपको वो दिया क्या क्या है। ये थोड़ा सा राइटिंग में मत जाइएगा, बस हमारी आवाजों को समझिएगा। ठीक है, दिया है हमको दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है, क्या है प्यारे बच्चों, एचसीएफ, वो हमको 9 दिया। अच्छा, लेकिन दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम कतई न दिया है, इसने ना दिया। और दो संख्याएं दे रखा है जिसमें से पहली संख्या है प्यारे बच्चों, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है हमारे पास 306 और कामा दूसरी संख्या क्या है हमारे पास, दूसरी संख्या है प्यारे बच्चों हमारे पास 657। ठीक है, याद रखिएगा इससे 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इस टाइप से ये वाले क्वेश्चन में क्या रखा है, ये वाले क्वेश्चन में आपको 2 संख्या दे रखा है। पहले हम इस चीज को, इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए जो फार्मूला यूज होगा उस फार्मूले को देख लेते हैं। तो फार्मूला बेचारा सुंदर सा शानदार है, एलसीएम गुणे एचसीएफ, और बराबर लगाते हैं, गुणा ना लगाते, बराबर लगाएंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। यानी कि पहली संख्या को हमने मान लिया है ए और दूसरी संख्या को मान लिया है बी। ये आपका क्या होता है प्यारे बच्चों, ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले के द्वारा ही हम करने वाले हैं इस सवाल की समाप्ति। तो प्यारे बच्चों पहले आप देखिए इसमें क्या है कि 2 संख्या दे रखी है और एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम पूछ रहा है। कभी कभी क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ दे देगा और एक संख्या दे देगा, दूसरी संख्या पूछेगा। कभी कभी क्या होगा एलसीएम दे देगा, पहली संख्या दूसरी संख्या दे देगा और एचसीएफ पूछेगा। तो हर कंडीशन में हमको यही फार्मूला लगाना है। उम्मीद है आप कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों को। तो इस टाइप का जो आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है उस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं। तो पहली संख्या हमको दे रखी है, तो पहली संख्या बोले तो हमारे पास a बराबर दे रखा है। ठीक है, दूसरी संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या बोले तो हमारे पास b बराबर दे रखा है, और दोनों संख्याओं का हमें एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम पूछ रहा है, अच्छी बात है। ये सवाल में हमारे पास 1 2 3 4 अंक होते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या और एचसीएफ और एलसीएम, 4 चीजें होती हैं। चारों चीजों में 3 चीजें आपकी, कोई भी 3 चीजें दे सकता है और एक चीज पूछ सकता है। ठीक है, तो चलते हैं। तो एलसीएम आपको नहीं दिया है, कोनो बात नहीं है। एचसीएफ दिया है ना 9, लिख देते हैं। पहली संख्या दिया है, कितनी दिया है 306 दिया है, और दूसरी की संख्या 657। कोनो बात नहीं, गुणा बड़ा लंबा चौड़ा है, गुणा करा लेते हैं खटाकते। और का है तो गुणा कराएंगे तो 6 6 36 6 7 42 हो जाएगा। 42 की जगह बताओ 47 लिख रहा है। 6 6 36 6 7 42 हो गया, 42 हो गया, 7 14 7 3 21 हो गया। ठीक है, अब 6 का गुण कराएंगे तो 6 5 30 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 6 का 5 6 का 30 हो जाएगा, और 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 6 6 36 हो जाएगा, और 6 का 18 हो जाएगा। ये आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0 आ जाएगा, हंसी लगेगा 1। ठीक है, 8 5 5 3 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 1 11 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये आपका हमारे अनुसार जो हमने गुणा किया तो हमारे अनुसार इतना आया, आप भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है,
तो बराबर बराबर हमारे पास आया है एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब ये बेचारा गुणे में है तो उधर बटे में न चला जाए तो चला जाएगा, यानी कि 20 10 42 बटे में 9 आ जाएगा। ठीक है, बटे में 9 आ जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, 3 से काट देंगे। तो 3 से अगर काटेंगे तो 3 त्रिकाई 9, 3 से काटेंगे तो 3 18, 2 बचा 21 बना देगा, 3 सत्ते 21 हो गए। 2 संख्या उतारेंगे तो 0 लगाएंगे, 1 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा, और 3 चौको 12, फिर से 3 से कट जाएगा क्या, देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 3 दुनाई 6, 3 दुनाई 6, 3 त्रिकाई 9 हुआ, 11 बन गया, 3 त्रिकाई 9, 10 11 2, 3 8 24, यानी कि हमारे पास प्यारे बच्चों एलसीएम जो आया वो एलसीएम कितना आया, 22 22 23 इतना आया हमारे पास, यानी कि 22,338 हमारे पास आंसर आया। इस टाइप के क्वेश्चनों को आप कर लेंगे, उम्मीद है। तो ये कब जाकर के एक साथ मिलेंगी, दोबारा कब ये एक साथ मिलेंगी भैया, कब मिलेंगी, और जब तक ये मिलेंगी एक साथ तब तक कितना मिनट गुजर जाएगा। यहां से चल रही है ना, दोनों को अलग अलग अपनी सुई रखी है मिनट वाली, दूर रखी है, साथ में तो रखी नहीं। अब ये दोनों स्पीड से चालू हो गई। अब हमको ये बताना है कि ये तीनों घड़ियां जा करके कब एक साथ मिलेंगी, और जब एक साथ मिलेंगी तब कितने मिनट गुजर गए होंगे। ये वाली लाइन नहीं लिखी है, लेकिन सवाल के अंदर यदि झांक के देखें तो यही लाइन हो रही है। ठीक है, कि कितने मिनट गुजर जाएंगे वही हमको यानी कि इनके साथ मिलने तक कितने मिनट गुजर जाएंगे वही हमको ज्ञात करना है। तो साथ की बात आ जाए तो खटाक दे हमको एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि 9 12 और 15 कम फटाक दे एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 9 नहीं कटेगा, 2 छक्का हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 2 से काटेंगे यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 त्रिकाई 3 एक कम और 3 पचे 15 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 एक कम 5 हो जाएगा। 5 से काटेंगे ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये समाप्त हो गया। अब यानी कि 9 12 और 15 का अगर हम लासा देखें प्यारे बच्चों तो कितना आएगा, जरा बताइए तो कितना आना चाहिए। 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 6 का 12 से 18, यानी कि 180 मिनट आएंगे प्यारे बच्चों। कितने आएंगे, 180 मिनट गुजर जाएंगे। 180 मिनट बाद मिलेंगी एक साथ घड़ियां। कितने मिनट बाद मिलेंगी प्यारे बच्चों एक साथ घड़ियां, जब ये एक साथ मिलेंगी तब कितना मिनट गुजर जाएगा। इनको एक साथ मिलने तक हमको 180 मिनट तक की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये एक साथ मिलेंगी तीनों घड़ियां। तो यानी कि 7 की बात आ जाए तो ये सब हमको ऐसे ही करना है। ठीक है, जिसके पास 990 सेब है और 945 संतरे हैं, वो क्या करता है कि इन संतरों को और सेबों को एक टोकरी में रखे, मतलब एक से अधिक टोकरी में रखे। एक टोकरी में उसने सेब को रख दिया और एक टोकरी में उन्होंने संतरे को रख दिया। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया इन दोनों को यानी कि सेब और संतरे को एक ही टोकरी में रखना है। हमने कहा ठीक है, बहुत आसान बात है, रख देंगे। लेकिन उसने बाद में एक लाइन बोला है कि देखो जब संतरे हमारे 945 जो संतरे थे, कितने संतरे थे, 945 जो 45 संतरे थे वो हमको नहीं पता कि कितने टोकरी में रखे हैं, लेकिन जो भी टोकरी रही होगी, जो भी टोकरी जितनी भी टोकरियों में वो रखे होंगे संतरे, उनमें से प्रत्येक टोकरी से वही संतरे निकालने हैं जो सम खाने में रखे हों। जैसे कि हमने देखा कि एक टोकरी में जैसे कि एक टोकरी में ये वाला खाना है, एक ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। हमने सोचा कि टोकरी में भाई इस तरह के खाना बने हैं, तो मान लेते हैं कि ये जो खाना है ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, ये पांचवा, ऐसे कुछ करके है। ऐसे ही कई टोकरियां हैं जिनमें संतरे रखे हैं। ठीक है, तो हमको इन टोकरियों से वही संतरे लेने हैं जो सम खाने पर रखे हैं। जैसे कि इस खाने में यानी कि खाना जो नंबर 2 है वो एक सम है, तो खाना नंबर 2 से एक संतरा ले सकते हैं, 4 से ले सकते हैं, 6 से ले सकते हैं,
8 से ले सकते हैं और खाना नंबर 10 से ले सकते हैं। इसी तरह सेवों को भी हमें उठाना है। जो विषम अंकों में रखे हैं सेव, ये विषम अंक के खानों में रखे सेव और संतरे हैं, उनको नहीं उठाना है। जो सम में रखे केवल उन्हीं को उठा करके एक टोकरी में भरना है। बताइए कि टोकरियां कितनी लगेंगी और फलों की जो संख्या है वो कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों चलते हैं। तो जब कितनी होगी संख्या फलों की, यहां पर हमें दिख रहा है कि कुछ कम कर रहा है, क्योंकि विषम जो खाने हैं उनके फल तो हमको लेने ही नहीं है, तो वो फल तो कम हो जाएंगे ना। तो यहां पर अपने दिमाग में सोचिए कि कुछ कम हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है। तो जैसे समझ में आए कि कम हो रही है तब हमको, और ये भी देखिए कि एक ही टोकरी में भरना है इनको, तो टोकरियों की भी संख्या कम हो रही है। तो यानी कि कम की अगर बात दिमाग में आ जाए तो समझ लेना कि HCF हमको ज्ञात करने का है। तो सेबों की संख्या बोले तो ये संतरे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। और ये सेब है। सेब कितने हैं? 990 हैं। तो कम हो रहे हैं सेब और कम हो रहे हैं संतरे, क्योंकि विषम वाले खाने हैं उनसे तो हमें सेब और संतरे उठाने ही नहीं है। तो भाई वो तो कम हो गए ना, यानी आधे ही बचे, और टोकरी भी एक ही में है, तो हर चीज कम हो रही है। समझ लेंगे कि भैया HCF ज्ञात करना है। 2 चौको 8, 2 नहीं 18, 2 पंचे हो जाएगा, 5 9 2 18, 1 19 हो जाएगा, 4 2 8 1 9 हो जाएगा। इसके बाद किससे कटेगा? 9 9 9 9 3 से कट जाएगा। 3 1 कम 3 19 बना, 3 18, 3 5 15, ठीक है। 7 7 5 12, 3 से कट जाएगा ये, तो 3 5 15 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है। अब ये किससे कटेगा? 5 से कटेगा, 5 1 कम, और यहाँ से 11 से कट जाएगा, खत्म। इधर देखते हैं, इधर कैसे कटेगा भैया? 3 से कट जाएगा, 3 त्रिकाई 9 और 3 1 कम और 3 5 15। अब ये कैसे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 1 कम 0, 3 5 15। अब ये कैसे कटेगा? अभी भी 3 से कटेगा, 3 त्रिकाई 9, 3 5 15। तो अब किससे कटेगा? 5 से, 5 7 35 और 7 से कट जाएगा। याद रखिएगा, जब भी हम समझ में आए कि कम हो रही है संख्या, तो भैया हमको HCF निकालने का है। तो देखते हैं 945 से 990 उसके गुणनखंड हमारे पास कुछ इतने हो रहे हैं, ठीक है, कुछ इतने हो रहे हैं। और जो 945 है यानी कि संतरे हैं बेचारे, उनके जो गुणनखंड है 3 से शुरू हो रहा है, 3 से शुरू हो रहा है ये, तो हमारे पास कुछ इतने हो रहे हैं, ठीक है। अब जो जो मिल रहा है, क्या इसमें मिल रहा है? 1 तो 3 मिल रहा है और 1 तो 3 और मिल रहा है, और क्या मिल रहा है? 1 तो 5 मिल रहा है, और हमारे पास कुछ नहीं मिल रहा। यानी HCF बोले तो हमारे पास 3 गुणे में 5 आएगा, यानी 5 3 15, 15 को 30, 15 3 45। यानी कि जो टोकरी है प्यारे बच्चों, टोकरी लिख रहे हैं, टोकरी की जो संख्या होंगी, वो कितनी होगी? 45 होंगी, और फलों की संख्या भी 45 ही होगी। यही हमारे पास क्या आने वाला है। जब भी दिमाग में आए कि कुछ चीज जो हमको दी गई है उसमें से कुछ हमको कम करना है और फिर रखना है, तो फिर समझ लेना कि HCF ज्ञात करना है। और आपको स्क्रीन पर तो दिख रहा होगा ना, कह रहा है कि जो 2 संख्याएं हैं जिनका हमको अनुपात दे रखा है, ये बेचारी 2 संख्याएं हैं। 2 क्या है? 2 हमारे पास संख्या है, ये अनुपात में लिखी है, 2 अनुपाते 3, यानी कि ये दोनों संख्या हमको अनुपात में लिखी है। अनुपात का मतलब होता है बटा। ये दोनों संख्या अनुपात में लिखी है, अच्छी बात है। अब हमको इन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो हमको दिया है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन पढ़िए। जो एलसीएम दिया गया है, एलसीएम क्या है? 180 दिया गया। अब हमको पूछ रहा है कि भैया HCF बताओ, HCF बताओ क्या होगा। तो संख्या अनुपात में दिया है तो HCF भी अनुपात में आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब हमको वही वाला सूत्र लगाना है। याद कीजिए, अभी हमने सबसे पहले यही वाला क्वेश्चन करवाया था, यानी कि 140 के गुणनखंड के बाद जो क्वेश्चन आया था, जिसमें हमने बोला था एक सूत्र जिसके बारे में आपको होगा मालूम, एलसीएम गुणे HCF बराबर में, अरे बराबर की जगह गुणा कैसे लग गया, बराबर पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। याद है ये क्वेश्चन आपको दिया गया था कि मतलब ये फार्मूला दिया गया था। देखो इसमें अब क्या कह रहा है कि आपको लासा दे रखा है और 2 संख्या दे रखी है, आपको HCF इस बार देखना है। उस बार एलसीएम ज्ञात करना था, इस बार आपको HCF ज्ञात करना है। तो देखो 2 संख्याओं का अनुपात जिसे हम बोल सकते हैं कि बटे के रूप में, ठीक है। तो अगर हम देखें, तुलना कराएं, तो पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, ये भी इनका भी अनुपात हो जाएगा, क्योंकि संख्या अनुपात में दिया है। तो संख्याओं का जो मान है
जिनको हम मान रहे हैं कि पहली संख्या बराबर a, दूसरी संख्या बराबर b, तो वो भी तो बटे के रूप में होंगी ना। तो यानी कि हमने देखा कि आपका जो a बराबर आ रहा है वो है आपका 2 और b बराबर जो आ रहा है वो है आपके पास 3। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसी फार्मूले में रखते हैं। तो एलसीएम की जगह आपको दिया है 180 और एचसीएफ के दिया है आपके पास कुछ नहीं। बार बार गुणा क्यों लग जाता है भाई, हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि गुणा क्यों लग जाता है बार बार। पहली संख्या हमको 2 रखी है और दूसरी संख्या हमारे पास 3 रखी है। ठीक है, अब ये गुणे में है बेचारा, उसको उधर चला जाने दो, तो उधर जाएगा तो बटे में जाएगा 2 गुणे 3 गुणे और 180 आ जाएगा। ठीक है, गुणा कराएंगे तो 3 गुना 6 हो जाएगा, बटे में 180 आ जाएगा। 6 से 180 को कटाएंगे तो प्यारे बच्चों 30 बार में कटेगा, 6 का 18 और 0 बच जाएगा 30 बार में। लेकिन आप देख रहे होंगे कि एचसीएफ आपका आया 1 बटे में 30, लेकिन संख्या अनुपात में दे रखी थी तो इसलिए अनुपात में आपका आंसर आया। लेकिन हम ये वाला आंसर नहीं, इसको उल्टा करके देखेंगे क्योंकि संख्या अनुपात में दे रखी थी ना, तो यानी कि हमारे पास एचसीएफ प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। उम्मीद है इस टाइप के तो हमारे 2 क्वेश्चन हो गए हैं +5। ठीक है, इसके पहले आने वाला, ठीक इसके पहले आने वाला, इसके पहले आने वाला धन पूर्णांक बताइए क्या होगा। तो देखिए, अगर हमारे पास मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये बहुविकल्पी प्रश्न है और याद रखिएगा कि ये थोड़ा वीडियो लंबा हो क्योंकि इसी टॉपिक में हमको 3 टॉपिक, इस पूरे क्वेश्चनों को जो इंपॉर्टेंट है उन सभी क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। बस कुछ क्वेश्चन और बचे हैं और समाप्त होने वाला। ठीक है, तो बने रहिएगा एंड तक, नहीं तो अगर आप इस वीडियो को छोड़कर जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि इससे +5 है। इस धन पूर्णांक के पहले कौन सी धन पूर्णांक आएगी, आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ये बहुविकल्पी का क्वेश्चन है और कह रहा है कि बताइए। अभी बहुविकल्पी के क्वेश्चन नहीं चलेंगे, 2 क्वेश्चन और हैं, इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चनों में। ठीक है, तो पूछ रहा है कि भैया बताइए कि कौन सा इसके पहले का धन पूर्णांक होगा। तो हम थोड़ा सा सोचते हैं, ये थोड़ा सा देखते हैं पहले बच्चों कि अगर आपका ये धन पूर्णांक था 6a प्लस में 5, ये एक धन पूर्णांक है और इसके पहले का, इसके ठीक पहले का धन पूर्णांक क्या आएगा उसके बारे में आपको पूछ रहा है। तो चलते हैं देखते हैं। ठीक है, तो आप अगर सबसे पहला धन पूर्णांक देखें तो पहला धन पूर्णांक होगा a प्लस में 5। दूसरा धन पूर्णांक क्या होगा, 2a प्लस 5 हो सकता है। तीसरा 3a हो सकता है और प्लस में 5 तो रहेगा ही। चौथा हो सकता है 4a प्लस में 5 हो सकता है। अगला क्या हो सकता है, अगला हो सकता है 5a प्लस में 5 और अगला हो सकता है 6a और प्लस में 5। देख रहे हो ना, इस धन पूर्णांक के पहले वाला पूर्णांक कौन सा होगा, 5a प्लस में 5। किधर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5a प्लस 5 किधर है, नहीं दिख रहा इधर। 5a प्लस 5, इसमें 4 लिख गया है, इसमें 5 होना चाहिए तभी हो सकता है। ठीक है, यहां पर 5 होगा तो ये आपका धन पूर्णांक हो जाएगा। अब आ गई बात समझ में, क्योंकि सबसे पहला आपका ये हो गया तो ये आपका इसके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं में से बताइए कि परमेय संख्या कौन कौन सी होंगी। तो आप ये देख रहे हैं कि ये अंडर रूट में संख्या रखी है, √3। ये क्या है, √3 बटे में √5 है। ये भी अंडर रूट, ये भी अंडर रूट, कोई बाहर निकलने वाला नहीं, दोनों अंडर रूट की संख्या है, अर्थात ये परमेय संख्या नहीं होगी। ये तो आप जानते हैं। अब इसको तो थोड़ा हल करना पड़ेगा तभी जाएगा, तभी हमको समझ में आएगा कि एक परमेय संख्या है या नहीं है। देखिए पहले बच्चों, अगर हम इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो इसको भी a मान सकते हैं, इसको b। एक कोष्टक में a प्लस का b और एक कोष्टक में a माइनस का b है। ठीक है, तो एक कोष्टक में चूंकि आप सूत्र जानते हैं कि एक कोष्टक में a प्लस b और एक कोष्टक में a माइनस का अगर b है तो हमारा सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। क्या हम इस फार्मूले में इस क्वेश्चन को रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो a का स्क्वायर बोले तो 5 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 7 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 7। अगर घटाएंगे तो माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो एक परमेय संख्या नहीं है, बिल्कुल है प्यारे बच्चों, ये एक परमेय संख्या होगी। ये दूसरा नंबर सवाल एक परमेय संख्या है। अब हमको देखना है ये वाला क्वेश्चन, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 7 है। फिर बच्चों अगर अंडर रूट के अंदर की जो संख्या है वो अगर समान है तो अंडर रूट हट जाता। अगर हमसे पूछता कि भैया अंडर रूट जो आपका अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 का गुणा होगा तो 2 आ जाता हमारे पास, अर्थात अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। ये परमेय संख्या होगी क्योंकि समान संख्या तो अंडर रूट हट गया गुणा करने। लेकिन यहाँ पर अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 7
दोनों अलग अलग संख्या, अर्थात इन दोनों का अगर गुणा भी हम कराते हैं तो अंडर रूट के अंदर प्यारे बच्चों 14 आ जाएगा, जो कि एक पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या नहीं है, जो कि अंडर रूट से बाहर नहीं निकलने वाली, अर्थात ये परिमेय संख्या नहीं होगी। अब अगर अंडर रूट 12 का करें तो अंडर रूट 12 के यदि हम प्यारे बच्चों गुणनखंड करा रहे हैं तो इसके गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे और 3 आ जाएंगे, 3 2 6 6 2 9 12 आ जाएंगे। ठीक है, इसके गुणनखंड ये आ जाएंगे हमारे पास। इसमें से अगर इसका जोड़ा बन जाएगा यानी ये 2 बाहर निकल आएगा और अंडर रूट 3 ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें एक परिमेय संख्या है 2 और इसमें अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा कराते हैं, ये देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा हो रहा है, तो ये दोनों जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा होता है प्यारे बच्चों तो हमेशा अपरिमेय ही आता है, यानी कि ये भी एक अपरिमेय होगी और परिमेय नहीं होगी। तो मात्र एक ही संख्या है हमारे पास, वो है दूसरे नंबर वाली, जो कि एक परिमेय संख्या है। 100% जो क्वेश्चन आने वाले हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अभी तक जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और जो 3 क्वेश्चन बचे हैं सॉल्व करने के लिए, ये क्वेश्चन 70 से 80% चांसेस हैं कि आ सकते हैं। लेकिन जो अब करने वाले हैं इन 3 क्वेश्चनों को करने के बाद वो तो 100% आएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलते हैं, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन का, कह रहा है कि भैया 2 संख्याएं हैं आपके पास, 245 और 1037 है। इन दोनों संख्याओं को हम किस संख्या से विभाजित करें, विभाजित का बोले तो किस संख्या से भाग दें, तो इन दोनों संख्याओं में किस संख्या से भाग दे दें हम कि जो शेष फल आए वो 5 आए। यानी इन दोनों संख्याओं में हमें किस संख्या से भाग देना है कि शेष फल हमारा 5 आना चाहिए। तो जब ऐसे सवाल आए तो पहले बच्चों इस तरह के सवालों में हमको क्या करना है, जो शेष फल है ना आपके पास उस शेष फल को संख्याओं में घटा दो। पहला स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप है हमारे पास, पहला स्टेप की संख्याओं में शेष फल को घटा दो। ठीक है, संख्याओं में शेष फल को क्या कर दो, घटा दो। तो संख्याओं में यदि शेष फल को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 32, ये दो। और फिर जो संख्याएं आएंगी हमारे पास उन संख्याओं का मासा निकाल लो। क्या निकाल लो, जो संख्या हमारे पास आएंगी उन संख्याओं का हमको क्या निकालना है प्यारे बच्चों, मासा निकाल लेना है। पहला स्टेप जो शेष फल आए उसको हमको संख्याओं में घटा देना है। दूसरा स्टेप क्या है, जो संख्याएं आएंगी घटने के बाद उन संख्याओं का हमको क्या निकाल लेना है, मासा निकाल लेना है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। तो चलते हैं, अब आगे चलते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 पंचे हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, 2 छक्का हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 1 कम हो जाएगा, 2 पंचे 2 अट्ठे हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 नैया 18 हो जाएगा। और ये क्या किससे कटेगा भैया, ये हमारे पास कुछ रुको जिसको देख रहे हैं, 2 छक्का 12 और ये अच्छा 2 दुनिया यहाँ पर गलत हो रहा है, 2 दुनिया 4, 2 पंचे 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 1 कम, 2 दुनिया 4, 2 नैया 18, आप सही है। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। अब ये किससे कटेगा, 43 तो स्वयं से कटेगा और किससे कटने वाला है। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का यानी कि अगर देखें तो 24 के जो 240 के जो गुणनखंड आए हमारे पास आ गए कुछ इतने। ठीक है, और यदि जो हमारे पास 10 और 32 के जो गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 43 आ जाएंगे। ठीक है, 43 आ जाएंगे। तो हमारे पास 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 1 2 और मिल रहा है, 1 3 हमारे पास मिल रहा है। यानी कि हमारे पास मिला 2 2 2 और 1 3 मिला, 3 दूनी 6 12 12 दूनी 24। यानी कि 24 वह संख्या होगी जिससे हम इन दोनों संख्याओं को विभाजित करेंगे तो हमारा जो शेष फल है वो 5 आएगा। तो यानी कि वह कौन सी संख्या होगी, तो हमारे पास 24 वह संख्या होगी। 24 क्या होगी, वह संख्या होगी जिससे हम यदि 245 और 1037 को विभाजित करें तो हमारा शेषफल 5 आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक 70 है और फिर इसके बाद एक संख्या है 125, इसको हमें किस संख्या से विभाजित करें कि शेषफल हमारा क्या आना चाहिए, शेषफल कितना आ जाए, शेषफल आ जाए हमारे पास 5 आ जाए और 8 आ जाए। यानी शेषफल हमारे पास कितना आना चाहिए, शेषफल हमारे पास आना चाहिए 5 और 8 आना चाहिए। वह संख्या याद रखो प्यारे बच्चों, इस बार हमें शेषफल 2 रख दिए,
इस बार हमको शेषफल कितने 2 दे रखे हैं, तो अब क्या करें? हमको कह रहा कि भैया ऐसी कौन सी संख्या है जिससे हम अगर भाग दे दे 70 में और 125 में अगर हम भाग दे दे तो शेषफल 5 और 8 है। अर्थात यदि हम उस संख्या से 70 में भाग दें तो 5 शेषफल आना चाहिए, और उस संख्या से यदि हम 125 में भाग दें तो शेषफल हमारा 8 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सी संख्या है उसको हमें खोजना है। तो उसी तरह से सिंपल जवाब है कि सबसे पहले हमको क्या करना है, संख्याओं को घटा लेना है। सबसे पहले क्या करना है, संख्याओं को घटा लेना है। तो देखिए वह कौन सी संख्या जिसमें 70 में भाग दे तो 5 आए शेषफल, यानी ये जो शेषफल है वो 70 का है, तो 70 में 5 को घटाना है। 70 में यदि हम 5 को घटाएंगे तो हमारे पास 65 बचेगा। और जो दूसरा शेषफल है वो कौन सी संख्या जिससे हम भाग दें 125 में तो शेषफल 8 है, यानी कि ये 125 का शेषफल 8 है, तो यानी 125 में हमको घटाना पड़ेगा किसको, 8 को, तो घटाएंगे तो 117 आएगा। ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं का, जैसे कि आप जानते हैं, इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, इन दोनों संख्याओं का हमको क्या निकालना, मासा निकालना है। तो इन दोनों संख्याओं को यानी कि 65 और 117, तो 65 और 117 का प्यारे बच्चों क्या निकालना है, हमको मासा निकालना है। तो जल्दी से निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये किससे कटेगा, 4 से 3 क्या में 4 4 नहीं है 117, 3 से कट जाएगा हमारे पास शायद। 3 से काटेंगे 3 तरकारी 9 हो जाएगा, 3 नहीं है 27 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 एक कम 3 तरकारी हो जाएगा। ठीक है, ये 13 से कट गया, खत्म। अब ये किससे कटेगा, ये प्यारे बच्चों 5 से कटेगा, यानी 5 से कटेगा, 5 एक कम 5 3 15, 13 से कट गया। यानी हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों को जी 65 के आपके गुणनखंड है वो आ गए हैं 3 गुणे 13, और 117 के जो आपके गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 5 गुणे 13। यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मात्र आपके पास 13 मिल रहा है, यानी कि हमारे पास जो एचसीएफ होगा प्यारे बच्चों, एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास, 13 आंसर आ गए। यानी कि वह कौन सी संख्या, तो वह भैया 13 है। अगर हम 13 से भाग देंगे 70 में तो शेषफल 5 आएगा, आप भाग करके देख लीजिए। और यदि हम 13 से 125 में भाग देते हैं तो हमारा शेषफल 8 आएगा, आप भाग करके देख लीजिए। तो हर कंडीशन में हमको शेषफल अगर दे दे, अगर 2 संख्या होंगी तो 2 शेषफल दे देगा, कभी कभी 2 संख्याओं में एक ही शेषफल देता है। तो इस तरह की कंडीशनों में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों की संभावना है 80% की। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट और बचा है, इसके बाद हम जिन क्वेश्चनों की आने की संभावना 100% की है उन क्वेश्चनों को फिर करेंगे। तो बने रहिएगा अंत तक। 100% आने वाले हैं, जिसमें से हमारा सबसे प्रथम क्वेश्चन है 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ये प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आने की जो चांसेस है वो 90% है। क्या है इस क्वेश्चन के चांसेस, इस क्वेश्चन को आने का जो चांसेस है वो 90% है। और ये क्वेश्चन लगभग यानी 90% आ सकता है ये क्वेश्चन, या फिर यहां पर प्लस हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अगर सेम टू सेम ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि 5 प्लस √3 या 5 प्लस का 2 √3, ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और करना इसी विधि से है जिस विधि से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो संख्या भले ही चेंज हो जाएगी लेकिन ये क्वेश्चन 90% है कि आएगा। या तो अगर ये संख्या नहीं आएगी तो ऐसा भी हो सकता है कि 5 प्लस का √3, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 प्लस का 2 √3, या फिर ऐसा हो सकता है कि √3 प्लस का 5, ऐसे आ सकता है। तो आप घबराइएगा नहीं, ऐसे ही करना है। तो चलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। तो चलते हैं, अब हम वीडियो के एंड में हैं और उन्हीं क्वेश्चनों को कर रहे हैं जो 100% आने वाले। याद रखिएगा, छोड़कर मत जाइएगा। यदि आप यहां तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के ये पहला चैप्टर है और हम इसी तरह के प्रत्येक चैप्टर, कक्षा 10 के जितने भी बुक में चैप्टर हैं मैथ में, उन सभी चैप्टरों का एक ही वीडियो में सबको हम लाने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो बने रहिएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलते हैं, तो ऐसे को देखो, हमको तो पता है कि भैया ये एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या, क्योंकि देखो ये एक परिमेय है और ये एक अपरिमेय है। जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों घटती हैं तो आंसर हमारे पास अपरिमेय ही आता है। अच्छी बात है, परंतु हम सिद्ध कैसे करेंगे। तो देखिए, अब हमने आपको बताया था पहले, अगर आपने देखा नहीं होगा वीडियो तो फिर से बता देते हैं
कि यदि आपके पास कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि गलत है, जिसने गलती की है, 4 लोगों के सामने या कुछ लोगों के सामने उसको सिद्ध करना है कि नहीं सच में यही गलती किया है, तो अगर आप उससे पूछेंगे तो वो नहीं बताएगा। कोई भाई अपने विरोध में कैसे बता सकता? कोई चाहेगा क्या कि हम मार खाएं? कोई नहीं चाहेगा। वो तो सब कोई चाहेगा ना कि हम ना मार खाएं, ऐसा सब कोई चाहता है। तो वो कैसे बता देगा? वो तो ना बताएगा कि हमने गलती की, वो तो यही बोलेगा नहीं हमने गलती ही नहीं की है। तो फिर क्या करोगे आप लोग क्या करोगे? उसको मान लोगे कि नहीं भैया हम मानते, ये लोग मान रहे हैं आपको कि आपने गलती की है, लेकिन हम मान रहे हैं आपको कि आपने गलती नहीं की है। तो उस व्यक्ति के दिमाग में एक कैलकुलेशन होने लगेगा, भैया सब लोग तो मान रहे हैं कि नहीं हम चोर हैं, परंतु ये जो आदमी है ये हमको मान रहा है कि हम चोर है ही नहीं, अर्थात ये बढ़िया आदमी है, इससे दोस्ती बनाना चाहिए। अब आप लोगों के पास एक चांस है कि आप धीरे धीरे उसके साथ उसके करीब आइए और उससे दोस्ती बना लीजिए। अब जब दोस्त बन जाए तब फिर उससे आराम से पूछ लेंगे, बता रहा है कहाँ भरा हो? अच्छा मुझे पता रहा, लेकिन काहे का बताऊं भैया? अच्छा इस तरह हुआ था, बढ़िया यार तक खेल खेले हैं, बताओ नहीं यही महंत तो 7 दिन तो नहीं बताऊं, हाँ पक्का दोस्त हूं ना या तो अब तो सही से बता दो ना काफी, वो खट्टे दे बता देगा तुरंत। ऐसी ही संख्याओं में प्यारे बच्चों, इसको हम मानते हैं कि ये अपरमेय है, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये एक परमेय संख्या है। तो जब हमने माना प्यारे बच्चों कि √3 यानी कि माना है एक भैया कि √3 जो 3 है माइनस का जो 5 रखा है, ये 5 कहां से आ गया? एक क्या है? एक अपरमेय नहीं, एक क्या है? परमेय संख्या। एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है भैया? ये एक क्या है? परिमेय, ये एक परिमेय संख्या है। अब जब प्यारे बच्चों ये एक परिमेय संख्या है तो ये क्या होगा कि 5 माइनस का जो √3 है वो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, या फिर इसके बराबर में लिखा जा सकता है, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है और ये भी हमने माना ये परिमेय संख्या, ठीक है। तो p और q यहां पर जानते होंगे कि एक क्या है, ये पूर्णांक है, पूर्णांक है, या फिर ये सह अभाज्य है। सह अभाज्य क्या है प्यारे बच्चों? सह अभाज्य है। और सह अभाज्य का मतलब q ≠ 0 के, सह अभाज्य का मतलब होता है जिसका मासा 1 है, और ऐसी संख्याओं को परमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब प्यारे बच्चों हमको करना क्या है? जो आपकी परमेय संख्या है उसको अलग कर लो, यानी कि 5 आपकी परमेय संख्या है, यानी कि p/q को 5 की तरफ कर लो। ये 5 इधर माइनस का आएगा, बराबर में माइनस का √3 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? अब हमको करना क्या है? इस माइनस को भी इस तरफ ले आना है, तो ये गुणे में आ जाए इस तरफ, यानी कि माइनस का जो आएगा ये गुणे में आ जाएगा कोष्टक के अंदर p/q, और माइनस का 5 रहेगा, बराबर में आपका √3 आ जाएगा। गुणा कराएंगे तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा और ये बेचारा माइनस का हो जाएगा। इसको हम आगे पीछे कर देते, क्योंकि अब ये प्लस का हो गया ना तो आगे रख देते हैं, और बराबर में √3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चूंकि आप जानते हैं कि p/q एक क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। एक क्या है? पूर्णांक है, और ये एक पूर्णांक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि p/q एक परमेय संख्या है। अर्थात क्या कह सकते हैं? अर्थात p/q है एक क्या है? एक परमेय संख्या है। क्या है? एक क्या है? एक परमेय संख्या, परमेय संख्या है। क्या है? एक परमेय संख्या है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अगर ये एक दोनों परमेय संख्याएं हैं तो इसका मतलब कि परमेय संख्या के साथ अगर कोई परमेय संख्या घटेगी तो आंसर हमारे पास परमेय ही आएगा। क्या आएगा? आंसर हमारे पास क्या आने वाला है? परमेय ही आने वाला, क्योंकि ये भी एक परमेय संख्या, ये भी एक परमेय संख्या, तो परमेय संख्या के साथ परमेय संख्या को घटाओगे तो आंसर परमेय ही आने वाला है। तो अर्थात हम कह सकते हैं, अतः कह सकते हैं कि 5 माइनस का p/q क्या है? एक क्या होगी? एक परमेय संख्या होगी। ये क्या होगी? एक परमेय संख्या होगी। क्या होगी? एक परमेय संख्या होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ गई? ये एक परमेय संख्या होगी। अगर प्यारे बच्चों ये एक परमेय संख्या होगी, क्योंकि ये भी एक पूर्णांक होगा, तो इसलिए ये एक पूर्णांक होगा।
अब प्यारे बच्चों, जब ये दोनों एक परमेय संख्या है, तो जब परमेय संख्या ये है तो क्या इसके बराबर रखी ये संख्या परमेय नहीं होगी? क्योंकि अगर हम रखें यहाँ पर 2 बराबर में x, तो क्या जब हमने बीच में बराबर लगा दिया तो क्या 2 के बराबर x नहीं होगा, या x के बराबर 2 नहीं होगा? बताओ, दोनों के बराबर, यानी 2 भी x के बराबर होगा और x भी आपका 2 के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रही होगी। x का कुछ भी मान हो, लेकिन वो 2 के बराबर होगा क्योंकि बराबर लगा है। अब इस तरफ परमेय संख्या है तो इस तरफ भले ही अपरमेय संख्या है, लेकिन हम अगर ये परमेय संख्या के बराबर है, यानी कि ये परमेय है, परमेय संख्या के बराबर ये संख्या है, तो अर्थात ये भी एक परमेय संख्या होगी। अतः क्या होगी? तो हम कह देंगे इसलिए √3 एक क्या होगी? एक परमेय संख्या होगी। और इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, कह देंगे समीकरण नंबर 1 में, भाई देख लो समीकरण नंबर 1 से √3 एक क्या है? एक परमेय संख्या होगी। परमेय संख्या क्या होगी? परमेय संख्या होगी, ठीक है। किससे? समीकरण नंबर 1 से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब हम चलते हैं, अब जब ये भी एक परमेय संख्या होगी, ठीक है, तो अतः 5 माइनस √3 एक परमेय संख्या होगी, क्योंकि ये भी परमेय और ये भी परमेय। अब परमेय का तो परमेय ही तो होगा। तो हम कह देंगे, चूंकि ये हो गया ना हमारा, अब हमको लिखना क्या है? इसलिए √3 एक परमेय संख्या है। ये बात समझ में आ गई। अब हम आगे क्या लिखेंगे? आगे लिखेंगे लेकिन विरोधाभास यह है, भासी यह है क्या है? विरोधाभास यह है कि √3 एक क्या है? एक अपरिमेय क्या है? अपरिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या होगी। ये विरोधाभास है। हम कह रहे हैं ये परमेय है, और कोई आकर कह रहा नहीं ये तो परमेय नहीं है, ये अपरिमेय ही स्पष्ट दिख रही है कि ये परमेय है, अंडर रूट के अंदर है। तो ये तो विरोधाभास हो गया ना, और यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। यह क्या हुआ? यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, अर्थात 5 माइनस का √3, 5 माइनस का जो √3 है वो क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। बात समझ में आ रही ना? एक अपरिमेय संख्या होगी। ये सिद्ध हो गया। इसके 90% चांसेस हैं। अब हम आगे क्वेश्चन को करते हैं। 95% आने की संभावना पाई जाएगी इस क्वेश्चन में। 95% की चांसेस हैं ये आ जाए पेपर में। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि शायद ये क्वेश्चन आएगा, परंतु संख्याएं चेंज हो जाएंगी। याद रखिएगा इस बात को, संख्या यहां पर चेंज हो जाएगी, परंतु क्वेश्चन इसी तरह का आएगा। 5 √2 या √3/2 या 2/में √3, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आएगा, या फिर एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आ जाए। परंतु करना इन सभी क्वेश्चनों को एक ही टाइप से है, जो कि टाइप हम बता रहे हैं। क्वेश्चनों की संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन यही आएगा। इसलिए हमने बोला है, पहले ही बता दिया है कि क्वेश्चन की संख्या चेंज हो सकती है। जैसे कि 2 √3 की जगह 5/में √2 या √3/2 या 5 बटे में √2, या फिर ऐसे हो सकता है कि 2 √3/5। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आ जाए।
परंतु करना इन सभी क्वेश्चनों को एक ही तरीके से जो अभी हम बता रहे हैं। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम जानते हैं कि ये भैया एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हम इसको मान लेते हैं कि माना ये एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो हमने मान लिया है कि माना 2√3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अब जब ये एक परिमेय संख्या है प्यारे बच्चों, तो P/Q के बराबर 2√3 होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि Q और P क्या है, एक भैया एक क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक बोलो या सहअभाज्य बोलो, पूर्णांक है। ठीक है, कामा Q नॉट इज इक्वल 0। अब मैंने बोला था इसके पहले जो क्वेश्चन बताया था, तो मैंने बोला क्या था कि जो परिमेय संख्या है उसको P और Q के पास में ले आओ। बोला था कि नहीं बोला था? तो यहां पर देखो 2 का अगर हमने गुणा कर दिया √3 से तो ये एक अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर हम 2 को √3 से बाहर कर ले तो ये एक परिमेय संख्या है। अर्थात ये इधर गुणे में है, तो ये इधर गुणे में, तो इस तरफ इसको ले आते हैं, तो यानी ये बटे में चली जाएगी, यानी P/2Q बराबर में √3। उस क्वेश्चन में बताया गया था कि भैया जो परिमेय संख्या है उसको P/Q के तरफ ले आओ। तो और वही तरीका इस वाले क्वेश्चन में भी अपनाया गया है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब चलते हैं आगे। ठीक है, क्या चलते हैं, अब आगे चलते हैं। ये P है, ठीक है, इस तरफ इस बार थोड़ा अजीब बन गया है। अब यहां पर लिखना बहुत कुछ नहीं है, शॉर्ट का तरीके से चलते हैं, लिखना कुछ नहीं। अब प्यारे बच्चों आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या P/Q एक पूर्णांक है? तो देखो हाँ जी पूर्णांक है। परिमेय संख्या जब पढ़ा था तब भी हमने पढ़ा था कि भैया ये दोनों पूर्णांक है। अब पूर्णांक संख्या होगी क्यों नहीं, क्योंकि ये परिमेय संख्या होगी। तो तुमने कहा कि भैया P/Q एक पूर्णांक होगी, अच्छी बात है। फिर हमने पूछा कि क्या ये सहअभाज्य होगी। सहअभाज्य बोले तो ऐसी दो संख्याएं या ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो। तो P/Q एक सहअभाज्य संख्या है, अच्छी बात है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। जो संख्या परिमेय होती है वो एक सहअभाज्य और पूर्णांक दोनों होती है। अब हमने तुमसे पूछा कि भैया अगर इन पूर्णांक संख्याओं में यानी P/Q में यदि किसी परिमेय संख्या का गुणा करा दिया जाए तो क्या 2 भी एक पूर्णांक संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये 2 एक परिमेय संख्या है। अगर हम जो 2 लिखा है बटे में 1 गुणे में P/Q कुछ इस रूप में लिखा है, ये गुणा करा दिए तो 1 का गुणा P में कराया तो P हो गया और 2 Q हो गए, कुछ इस तरह पे लिखा कि नहीं। ये भी एक पूर्णांक और ये भी एक पूर्णांक, यानी कि 2 भी एक पूर्णांक है। अतः हम कह सकते हैं कि चूंकि कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि 2, P, Q एक क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। अब जब ये पूर्णांक है तो परिमेय होंगे, पूर्णांक है तो कामा लगाएंगे तो क्या होंगे 2, P, Q एक, तो यहां लगा दो ज्यादा सही रहेगा। तो 2, P, Q एक क्या होंगे, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या परिमेय संख्या है, ठीक है। अर्थात अब ये तीनों परिमेय संख्या है तो इनके बराबर रखा √3 भी परिमेय संख्या होगा। उसमें भी यही लॉजिक लगा था कि नहीं लगा था? हाँ, अर्थात √3 भी क्या होगा, भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्योंकि भैया परिमेय संख्या के बराबर जो रहेगा वो परिमेय संख्या तो होगा ही होगा, नहीं तो बराबर नहीं, फिर नॉट इज इक्वल करो, बराबर नहीं होगा। जब तुम बढ़िया शान से दिखा रहे हो कि भैया ये बराबर है तो फिर कहो ना कि परिमेय संख्या के बराबर ये भी होगा, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। बात समझ में आ रही है ना? ओके, समझ में आ रही है। तो अर्थात √3 एक परिमेय संख्या, लेकिन एक विरोधाभासी है। लेकिन यह विरोधाभासी है, विरोधाभास है, यह विरोधाभास है कि ये की थोड़ा का हमसे थोड़ा नए तरीके से बनता है, कंफ्यूज मत होइएगा
कि √3 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, कि ये एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए और ये अपरिमेय संख्या होगी, ये विरोधाभास उत्पन्न क्यों हुआ? क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया था कि एक परिमेय संख्या है। यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, इसलिए अर्थात, या इसलिए भी लगा सकती हूं, इसलिए जो आपका 2√3 है, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या हो गई ना, तो अपरिमेय संख्या के साथ जब परिमेय संख्या का गुणा होगा तो अपरिमेय ही आएगा, बताया था हमने आपको। तो ये एक क्या है, तो 2√3 एक क्या होगी, एक अपरिमेय क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये हो गया। 1000% हम कह सकते हैं कि ये आएगा, परंतु इसमें भी एक दिक्कत है। कभी कभी क्या होता है कि √3 की जगह √2 आ जाता है, कि √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। √2 की जगह √5 आता है, लेकिन √3 या √2 आने की ज्यादा संभावना होती है। √5 या √7 या फिर √11 आने की बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो संख्याएं चेंज हो सकती हैं, परंतु करना इसी तरीके से है। आ गई बात समझ में? दिक्कत नहीं लेने का, जब तक पेपर नहीं हो जाएगा तब तक हम आपके साथ रहेंगे। बस आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो हमारी वीडियो होंगी या हमारी जो इंफॉर्मेशन जो हम एग्जामों के प्रति देंगे वो सब आपके पास पहुंचती रहेगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम करने वाले हैं इसको हल। तो ये शानदार क्वेश्चन है, और इसको करने के लिए हमको पहली जो हेडिंग है, हमारी पहली लाइन है, वही लाइन को अपनाना है। क्या है पहली लाइन? माना √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात √3 एक परिमेय संख्या। यही लाइन सब में अपनानी है। ठीक है, तो क्या करेंगे? माना √3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये हमने माना। अब जब ये एक परिमेय संख्या है तो अब हम कह सकते हैं कि P/Q के बराबर ये होगी, और यहां पर हम लिख सकते हैं कि P, एक क्या है, पूर्णांक है। क्या लिख सकते हैं? पूर्णांक है, और Q ≠ 0 के बराबर है, यानी कि Q का मान कभी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 हो जाएगा बटे में तो परिमेय संख्या कैसे होगा भाई? है? अब ये हो गया करे बच्चों। अब इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं है जो परिमेय हो सकती है तो इसका पक्षांतर कर ले, इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं है ना, कोई बात नहीं है। हम क्या करें, इसी को उसका पक्षांतर कर लेते हैं, क्योंकि जब Q को इधर Q बटे में है तो उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गुणे में, यानी कि हो जाएगा √3Q हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें कर देंगे दोनों पक्षों का गुणा। दोनों पक्षों का क्या करने वाले हैं? दोनों पक्षों का क्या करने वाले हैं? वर्ग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? वर्ग करने पर जब हम इसका वर्ग करेंगे तो p² हो जाएगा, और इसका करेंगे तो √3 और का स्क्वायर और Q का स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात हम Q² बराबर में स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, यानी 3Q² हो जाएगा। अब याद रखिए कि P एक परिमेय संख्या है। अब P के बराबर √3 है, तो ये भी परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी? अब दोनों परिमेय संख्या हैं, तो परिमेय संख्या के बराबर अगर परिमेय संख्या रखी है तो परिमेय संख्या को काटेगी कि नहीं काटेगी? काटेगी कि नहीं काटेगी? जैसे हम कह दें 2 = x है, तो 2 x को काटेगा और x 2 को काटेगा। बराबर काटेगा कि नहीं काटेगा? क्योंकि बराबर है दोनों। भाई 2 = 2 के है, तो ये वाला 2 इसको काटेगा और ये वाला 2 इसको भी काट देगा, क्योंकि बराबर है। तो इसलिए p² 3 को विभाजित कर देगा, विभाजित मतलब खत्म कर देगा, ये काट देगा, ये भाग चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? इसका भाग इसमें चला जाएगा, क्योंकि बराबर है। तो
हम लिख सकते हैं चूंकि पी स्क्वायर 3 को क्या कर देगा, 3 को विभाजित करेगा। क्या करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा कामा। अब ये भी इसको विभाजित करेगा, 3 भी पी को यहां पर क्यू लिख दिया, पी को विभाजित क्या करेगा, विभाजित करेगा। बात समझ में आ रही है। अब हमने देखा कि भैया पी स्क्वायर 3 को विभाजित करेगा तो 3 भी पी को विभाजित करेगा, अर्थात 3 एक परिमेय संख्या है तो पी एक परिमेय संख्या है तो 3 भी एक परिमेय संख्या होगी और 3 पी के बराबर है। अब अगर हम सिद्ध कर लें कि Q के बराबर भी 3 है, अभी हमने सिद्ध किया कि P के बराबर 3 है क्योंकि विभाजित कर रहा है। अब हम एक बार सिद्ध कर लेते हैं क्या Q के बराबर भी 3 होगी। अगर हम Q के बराबर भी 3 अगर सिद्ध कर पाते हैं तो हम कह देंगे कि P और Q दोनों के बराबर √3 होगी, अर्थात P और Q दोनों के बराबर √3 है तो अर्थात √3 एक परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए अब हम Q के बराबर सिद्ध करने के लिए हम P बराबर ही मानेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो P बराबर ही मानेंगे। हमें सवाल में क्या दिया गया था, 3, तो 3 रखेंगे और यहाँ पर Q स्क्वायर की जगह कोई भी चर मान सकते हैं आप, A मान सकते हैं, B मान सकते हैं, C मान सकते हैं, L M Q कुछ भी मान सकते हैं। हमने X मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, हमने लिख दिया भैया माना है। अब हम लिख सकते हैं P का जो मान है, P का मान ये जो आया हमारे पास उसको क्या करें, समीकरण नंबर 1 में क्या करने पर, 1 में लिखने पर, क्या करने पर, लिखने पर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, लिखने पर। तो अगर हम इसमें रख रहे हैं तो जो P का मान है यानी कि 3x, तो यहां पर क्या है, P का स्क्वायर है, इसमें इस समीकरण में देखिए तो P का स्क्वायर तो स्क्वायर हो गया, बराबर में क्या है 3Q स्क्वायर, बाहर आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 3Q स्क्वायर हो जाएगा। इससे इसको काट देंगे तो यानी 3x स्क्वायर बराबर में Q स्क्वायर। अब बताओ यहां पर अब हमारे पास जगह नहीं थी इसलिए हम इस तरफ लिख लेते हैं। P स्क्वायर 3 को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, जैसे Q स्क्वायर 3 को विभाजित करेगा जैसे हमारा P स्क्वायर 3 को विभाजित किया है। तो अतः हम लिख सकते हैं फिर से वही बात कि Q स्क्वायर 3 को क्या करेगा, 3 को क्या करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा कामा 3 भी क्या करेगा, 3 भी Q को क्या करेगा, Q को विभाजित करेगा, क्या करेगा, विभाजित करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अतः हम कह सकते हैं कि जब ये, अब देखो P भी 3 को विभाजित करेगा अर्थात P के बराबर भी 3 और Q भी 3 को विभाजित करेगा अर्थात Q के बराबर भी 3, अर्थात P बटे Q के बराबर 3 होगी। तो ये एक परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। तो अतः हम लिख सकते हैं कि 3 क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहां पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, लेकिन एक क्या है, एक विरोधाभास है। क्या है, एक विरोधाभास कि जो √3 है एक क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है। क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है। ये एक विरोधाभास है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब पहले बच्चों हमारे पास जगह नहीं है, हम छोटे छोटे अक्षरों में लिख लेते हैं यहां पर थोड़ा सा, ठीक है। अपरिमेय संख्या है अर्थात अपरिमेय संख्या, इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा यह हमारी क्या हुआ, यह हमारी किसके कारण हुआ है, यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। यह हमारी गलत कल्पना के कारण क्या हुआ है, अर्थात क्या लिख सकते हैं,
अंडर रूट 3 क्या होगी, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये आपका यहां तक सिद्ध हो गया। आशा करते हैं प्यारे बच्चों कि ये वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया था, लेकिन इसमें बताए गए सभी क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। और याद रखिएगा, जो आपको हमने क्वेश्चन बताए हैं उन क्वेश्चनों को आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। इसके बाद वास्तविक संख्या से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाइए। लेकिन अगर एग्जाम में, जो आपका बोर्ड एग्जाम है, उसमें यदि वास्तविक संख्याओं से कोई भी क्वेश्चन आता है, वो आपसे छूटने वाला नहीं है यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है और इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चनों का यदि आपने एक बार रिवीजन किया है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों वास्तविक संख्याओं के एक दूसरी क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों की। यानी वास्तविक संख्या से जो पहला चैप्टर है, उससे जितने भी बहुविकल्पी वाले प्रश्न बनेंगे, उन सभी प्रश्नों को हाजिर होंगे अगले वीडियो में लेकर के। उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और अगला वीडियो भी आप देखना चाहते हैं या फिर इसी तरह के अन्य वीडियो और अन्य टॉपिक से रिलेटेड देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। याद रखिएगा 100% ये क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए इनको हल्के में मत लीजिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन अगले क्लास में। जब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।